जावास्क्रिप्ट के पिछले सेशन में हमने स्ट्रिक्ट मोड देखा था। हमने ये देखा कि स्ट्रिक्ट मोड को कैसे एक्टिवेट किया जाए। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि स्ट्रिक्ट मोड के क्या बेनिफिट्स हैं, और हमने पिछले ही सेशन में फंक्शन चालू किया था। अब फंक्शन को हम इस सेशन में भी कंटिन्यू करते हैं। अब पिछली बार जो फंक्शन हमने देखा था, वो जो फंक्शन था वो फंक्शन डिक्लेरेशन था। वो मैं इसलिए ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं, ये पिछले सेशन में जो हमने फंक्शन डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम फंक्शन को फंक्शन लिखते हैं, एक कीवर्ड डालते हैं फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम देते हैं, फिर ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं एक तरह से। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फंक्शन कैलकुलेट टाइम। अब हम ये फंक्शन बनाना चाहते हैं कि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें ऐसे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें टाइम कैलकुलेट करना है कोई भी व्हीकल के लिए, अगर उसकी स्पीड और डिस्टेंस गिवन है तो हम एक काम कर सकते हैं, फंक्शन यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कर दिया, फंक्शन ले लिया, और इसमें हम पैरामीटर्स ले लेते हैं स्पीड, और दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं डिस्टेंस, और साथ ही साथ हम एक काम करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट रिटर्न कर देते हैं, कुछ एक वेरिएबल ले लेते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल होगा टाइम, जो होगा आपका फॉर्मूला जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपको रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा, और रिटर्न करेंगे हम टाइम, और जैसे हम टाइम को रिटर्न करते हैं ये फंक्शन हमारा बन गया है। अब इस फंक्शन को इन्वोक करते हैं, रन करते हैं या कॉल करते हैं। अब कॉल करने के लिए सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, इस फंक्शन को लिखते हैं कैल्क टाइम, और ये आपका फंक्शन का एक पैरेंथेसिस फंक्शन का सिंबल हो गया। इसे स्पीड देते हैं हम, जैसे हम 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देते हैं, 86 की देते हैं, और साथ ही साथ हम एक डिस्टेंस भी दे देते हैं 300 किलोमीटर जो हमें कवर करना है। अब ये टाइम कितना लगेगा ये कैलकुलेट करेगा, लेकिन अब ये इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेगा, ये रिटर्न भले ही करे लेकिन यहाँ पे लॉग कुछ नहीं होगा, हमें इसकी वैल्यू कैप्चर करनी पड़ेगी। और वैल्यू का कैप्चर करने के लिए हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट टाइम, और इसमें हम इसकी वैल्यू कैप्चरिंग करेंगे, और इस टाइम को हम लॉग कर देंगे, तो console.log टाइम। और जैसे हम इसे लॉक करते हैं, हम देखते हैं हमारी वैल्यू 3.48, सो 3 घंटे 48 मिनट लगेंगे आपको डिस्टेंस कवर करने में 386 की स्पीड से। ये तो हो गया आपका डिक्लेरेटिव फंक्शन। तो ये इसका मैं टाइप लिख देता हूँ, फंक्शन बाय डिक्लेरेशन। और दूसरा फंक्शन जो हमें देखना है वो है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो हम अब फंक्शन एक्सप्रेशन देखते हैं। और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन हमने इससे पहले भी देखा था कि एक्सप्रेशन ऐसा एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, कुछ वैल्यू प्रोड्यूस करता है। और एक्सप्रेशन को हम स्ट्रिंग लिटरल में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन का डिफरेंस भी देख चुके हैं। अब हमें करना क्या है कि एक फंक्शन एक्सप्रेशन लिखना है, और ये किस तरह से लिखा जाता है, तो ये बड़ा ही आसान है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फंक्शन इस कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जाता इसमें आपको सीधा लिखना है कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और वेरिएबल में जैसे आप अब तक सिर्फ छोटा सा एक डाटा स्टोर करते थे, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल में पूरा का पूरा फंक्शन स्टोर करेंगे, और उस वेरिएबल को ही फंक्शन बनाएंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, कॉन्स्ट लेते हैं हम, और एक कैलकुलेट टाइम एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट कैलकुलेट टाइम, और इसके साथ असाइन कर देते हैं एक फंक्शन। और यहाँ पे हमने फंक्शन का एक कीवर्ड दिया इस तरह से। पहली बार में देखेंगे आप, हमने फंक्शन लिखा था, उसके बाद में फंक्शन का नेम लिखा था। इस केस में आप
फंक्शन का नेम पहले लिख रहे हैं और उसके साथ असाइन कर रहे हैं आप एक फंक्शन। और यहाँ पे हम जब जाएंगे तो एक पहले सेम फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं और फिर सेम कोड यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं कॉन्स्ट। और जैसे हम यहाँ पे सेव करें इसको तो आपका टाइम रिटर्न होगा। और इस बार हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को और इस बार वैल्यू कैप्चर करने की जगह हम इसे डायरेक्टली लॉक कर देते हैं। अगर हम इसे डायरेक्टली लॉक करें तो कैलकुलेट टाइम और इसमें हमें वैल्यू फीड करनी पड़ेगी। जैसे हम इस बार 120 की स्पीड से जा रहे हैं, 120 की स्पीड और आपका जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, तो 2 आवर्स आना चाहिए यहाँ पे। तो जैसे हम इसे लॉक करते हैं हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है यस 2 आवर्स में आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फंक्शन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल ले लेते हैं और उस वेरिएबल में आप फंक्शन का एक ये जो सिंटैक्स है उसे असाइन कर देते हैं। अब उसी वेरिएबल के ऊपर आप फंक्शन एक्सप्रेशन चलाते हैं और उसी में पैरामीटर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन किस तरह से एक्सप्रेशन होता है ये देख लिया। अब यहाँ पे हमें और एक चीज़ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने जो फंक्शन दिया है, फंक्शन का यहाँ पे इस फंक्शन बॉडी में कहीं नाम नहीं है। ये जो फंक्शन है हमने इसे असाइन तो कर दिया है वेरिएबल के साथ, लेकिन इसका यहाँ पे कोई नाम नहीं है। ये जो फंक्शन है इसे कहा जाता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन मतलब जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो। तो ये है आपका एनोनिमस फंक्शन। और जो आपका एक्सप्रेशन है हमें याद है कि एक्सप्रेशन जो है हमारा वैल्यू रिटर्न करता है। सिमिलरली यहाँ पे ये एनोनिमस फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक टाइम की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट टाइम में। ये जो हमने स्टोर किया है एक फंक्शन एक वेरिएबल में, यही इस वेरिएबल को एक फंक्शन बनाता है। अब जैसे मैंने कहा कि आपने यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन दिया है और हमें ये भी पता है कि फंक्शन एक्सप्रेशन वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू हमने एक वेरिएबल में स्टोर की है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि फंक्शन एक्सप्रेशन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका एक फंक्शन होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, एक वैल्यू होती है। एक वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये एक एक्सप्रेशन होता है और इस फंक्शन का जो टाइप होता है ये अपने आप में कोई अलग टाइप नहीं होता। ये सिंपली एक तरह से एक वैल्यू है जो किसी भी वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका फंक्शन ना तो स्ट्रिंग है ना तो एक तरह से डेटा टाइप है कोई, जैसे स्ट्रिंग बूलियन नंबर नहीं है। ये एक वैल्यू है और वैल्यू जो कहीं भी स्टोर की जा सकती है। अब ये तो देखा हमने फंक्शन। अब यहाँ पे इन दोनों का जैसे हमने देखे फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों काम तो एक जैसे ही करते हैं, वैल्यू भी एक जैसा ही रिटर्न करेंगे, लेकिन इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन में हम हमारे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के पहले। फंक्शन एक्सप्रेशन में ये हम कर नहीं सकते। जैसे मैं अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन वाले फंक्शन को। पहले मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर उसे कॉल किया यहाँ पे और उसका वैल्यू लॉक किया। अगर मैं इस फंक्शन कॉलिंग और ये है आपका डिक्लेरेशन, अगर मैं इस फंक्शन कॉलिंग को ऊपर भी शिफ्ट कर दूँ इसके, यानी कि फंक्शन डिक्लेयर करने के पहले ही इसे कॉल कर लूँ, इन्वोक कर लूँ, फिर भी मेरा फंक्शन रन करेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिए आपका आउटपुट आ रहा है 3.48 एग्जैक्टली। अब यही चीज़ मैं अगर इसके साथ करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ? अब देखिए मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन जो है आपका फंक्शन एक्सप्रेशन यहाँ से चालू होता है या फिर हम इसके नीचे ले आते हैं। अब आपका फंक्शन जो डिफाइन हुआ है यहाँ से हुआ है, लेकिन हमने कॉल फंक्शन को पहले कर लिया है। तो क्या ये हमारा रन कर जाएगा? नहीं, एग्जैक्टली नहीं करेगा। यहाँ पे हमें कुछ एरर दिखेगा और एरर यह है कि रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस कैलकुलेट टाइम बिफोर इनिशियलाइजेशन।
इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपका फंक्शन एक्सप्रेशन जो ये वाला सिंटैक्स है, ये वाला सिंटैक्स तभी काम करेगा जब उसे कॉल किया जाएगा उसके डिक्लेयर करने के बाद, उसे डिफाइन करने के बाद। जबकि आपके जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन में आप फंक्शन को पहले कॉल कर सकते हैं और बाद में उसे डिफाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों के दोनों सेम ही है फंक्शनैलिटी में, बस एक डिफरेंस ये है कि उनको कॉल फंक्शन डिक्लेरेशन में पहले किया जा सकता है और फंक्शन एक्सप्रेशन में नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये आता है कि हमें प्रोग्रामिंग में कौन सा जो डेली प्रैक्टिस है उसमें कौन सा उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ये अपने अपने प्रेफरेंस की बात है। ज़्यादातर प्रेफरेंस हमें फंक्शन एक्सप्रेशन को देना चाहिए। फंक्शन एक्सप्रेशन को इसलिए देना चाहिए क्योंकि इस केस में आप फंक्शन को कॉल तभी करोगे जब आप उसे पूरी तरह से डिक्लेयर कर दोगे, उसे पूरी तरह से डिफाइन कर दोगे, तभी आप उसे कॉल कर पाओगे। और इससे आपके प्रोग्राम में कुछ बग आने के चांसेस, या फिर एक तरह से आपके प्रोग्राम को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाता है कि आप सबसे पहले सारे के सारे फंक्शन डिफाइन कर ले और उसके बाद ही उन फंक्शन को कॉल करें। अगर आप पहले ही कॉल कर लेते हैं और बाद में उसे डिफाइन करते हैं तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम बड़ा होने के साथ साथ उसमें थोड़े बग आ जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो इसीलिए जो प्रेफरेंस है इसे दी जा सकती है, अदरवाइज़ इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ये जो हमने देखा यहाँ पे आपका फंक्शन जो है डिक्लेरेशन में, इसमें आप इसे पहले कॉल कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल होता है वेरिएबल होस्टिंग की वजह से। ये पॉसिबल है वेरिएबल एंड फंक्शन होस्टिंग के कारण। अब ये वेरिएबल एंड फंक्शन होस्टिंग क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे, ये हमारा अभी का स्कोप नहीं है, इसे हम बाद में देखेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, इसे हमें देखना है। ओके, अगला फंक्शन जो हमें देखना है, एक नए टाइप का फंक्शन डिक्लेरेशन देखना है और इसे कहते हैं एरो फंक्शन। और ये आपका EC ECMA 6 या EC 2015 के वर्जन में रिलीज़ किया गया था। ये एक नए टाइप का डिक्लेरेशन है, इसमें आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, हम उसे आराम से देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी कुछ स्पेशलिटी देख लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट टाइम, और इसे कैलकुलेट टाइम 1 दे देते हैं। और इसे क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्स्ट कैलकुलेट का टाइम सेट कर रखा है तो उसे हम रीअसाइन नहीं कर सकते, तो हमें नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। और इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहेगा, आपका वेरिएबल नेम, उसके बाद में आप उसे असाइन करेंगे एक फंक्शन के साथ। और इसे एरो फंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक एरो बनता है और इसके बाद में आपको कर्ली ब्रेसेस देने हैं। ये हो गया आपका एक सिंटैक्स एरो फंक्शन का। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, एक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड ले सकते हैं और दूसरा पैरामीटर डिस्टेंस ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको सीधा रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न टाइम। और टाइम में रिटर्न क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये आपका रिटर्न होगा और फिर इसको हम रन करेंगे। और रन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सीधा एक टाइम में इसे स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर या फिर सीधा कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग और कैलकुलेट टाइम, और कैलकुलेट टाइम 1 रहेगा हमारा। और इसमें हम डिस्टेंस स्पीड पास कर देते हैं 30 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कर देते हैं 120, तो 4 आवर आपका आंसर आना चाहिए। और जैसे हम इसे लॉक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एरर है लाइन नंबर 68। इसमें क्या एरर है, यहाँ पे अगर हम एरर देखें तो एरर जो है हमारी असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो कौन सा कांस्टेंट वेरिएबल है जो हमने फिर से सेट कर दिया। ओके, टाइम यहाँ पे हमने पहले सेट कर रखा है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, टाइम 1 ले लेते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे इसको लॉक करेंगे, देखिए आपका 4 घंटा आ गया आपका डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस, नो प्रॉब्लम। अब ये तो हमने एक सिंटैक्स देख लिया। अब एरो फंक्शन का सबसे बड़ा उपयोग क्या है पता है, यहाँ पे आपको
कर्ली ब्रेसेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, रिटर्न कीवर्ड देने की भी ज़रूरत नहीं है, यदि आपका कोड एक लाइन का बनता है। और इसका हम एग्जांपल अगर देखें, हम इन सब को स्किप कर सकते हैं। जैसे हम एक काम करें, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट टाइम, और इसका टाइम 2 ले लेते हैं, और इस बार हम इसमें सेट कर देते हैं स्पीड, और दूसरा है डिस्टेंस, और इसमें हम यहाँ पे एरो फंक्शन दे देते हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्टली हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं। और इस तरह से आपका ये डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। इसमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोड एक लाइन का ही है, छोटी सी कंडीशन बन रही है, तो आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कर्ली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं, एक लाइन में आपका फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सीधा टाइम 2 को इन्वोक कर सकते हैं, तो कंसोल लॉग कर सकते हैं, लॉग कंसोल लॉग, और टाइम 2 को इन्वोक कर लेते हैं, टाइम 2, और इसमें हम पास कर देते हैं डेटा। जैसे आपका इस बार जो आपकी डिस्टेंस है 600 किलोमीटर है, स्पीड जो है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है, आपका डिस्टेंस जो है 120 है, तो आपके 2 आवर्स आने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो हम इसे जैसे लॉक करते हैं, देखिए आपका 2 आवर्स आ गया है। इवन हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हम इसको 60 की जगह 80 की स्पीड कर लेते हैं, और 120, तो आपका 1 घंटे के अंदर टाइम आएगा, 1.5 घंटा आपको टाइम लगेगा। ये तो हो गया आपका एक शॉर्टकट। दूसरा ये है कि हम इसमें, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओमिट CUR कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके ये जो है, अगर आपका सिंगल पैरामीटर पास हो रहा है तो हम इसके राउंड ब्रेसेस को भी, और कर्ली ब्रेसेस एंड रिटर्न कीवर्ड, हम इसे ओमिट कर सकते हैं। और अगर आपका सिंगल ही पैरामीटर है पास हो रहा है, तो आप उस केस में कर्ली ब्रेसेस को भी इग्नोर कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल ले हम, तो एक काम करते हैं, कॉन्स्ट एज, और एज आपका सिंगल जो एज कैलकुलेट करना है, एक फंक्शन लेना है जिसमें एज कैलकुलेट होगी। तो इसमें क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, मेक अ फंक्शन दैट टेक ईयर ऑफ बर्थ एंड कैलकुलेट द एज, ठीक है। ये हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, एज कैलकुलेट कॉन्स्ट एज में स्टोर करेंगे, और इसे सीधा का सीधा असाइन कर देंगे बर्थ ईयर, जो आपका BIR बर्थ ईयर। यहाँ पे हम राउंड ब्रेसेस को इग्नोर कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, और सीधा सीधा एरो फंक्शन देके यहाँ पे हम करंट ईयर 2024 माइनस आपका बर्थ ईयर, और रिटर्न कीवर्ड भी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही आपका एक सिंटैक्स है एक फंक्शन को लिखने का। अब जब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड, साथ में आपको फंक्शन का नाम, फिर फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर फंक्शन एक्सप्रेशन, ये बड़ा लॉन्ग कट हो जाता था। यहाँ पे शॉर्टकट में हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे जैसे हम अगर लॉग कर दूँ, तो मैं एज फंक्शन को कॉल करता हूँ, और एज फंक्शन को कॉल करके उसमें मैं पैरामीटर पास करूँगा बर्थ ईयर। तो मेरा बर्थ ईयर 1991 या फिर 1988 कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको 36 एज देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको एक 36 एज डायरेक्टली इसने रिटर्न कर दी है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो आपका एरो कीवर्ड, एरो फंक्शन है, ये आपको काफ़ी सारी सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे कि आपको रिटर्न कीवर्ड अगर नहीं लिखना है, अगर आपका सिंगल लाइन फंक्शन है, तो आप रिटर्न कीवर्ड एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल पैरामीटर एंटर हो रहा है, तो आप उसमें कर्ली राउंड ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस दोनों ही रिमूव कर सकते हैं, और एक छोटा सा
एक इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका तो हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, तो हम एक ले लेते हैं BMI कैलकुलेट। ठीक है, तो मेक एक इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, मेक अ फंक्शन टू कैलकुलेट द BMI। ठीक है, अब बॉडी मास इंडेक्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हम एक काम कर लेते हैं, कॉन्स्ट BMI एक ले लेते हैं, कॉन्स्ट BMI, और इसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, WIGST वेट, और दूसरा जो हम पास करेंगे इसमें हाइट इन मीटर, हाइट, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एरो का सिंटैक्स दे देते हैं, एरो का कीवर्ड एरो का सिंबल दे देते हैं, और यहाँ पे हम BMI, और BMI से क्या असाइन करेंगे, वेट, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, हाइट मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये आपका BMI जो आपका ऑपरेशन रहेगा इसमें BMI में स्टोर होगा, और हम रिटर्न कर देते हैं सीधा एक स्ट्रिंग लिटरल ले लेते हैं, BMI इज़ ओके। यहाँ पे हम ले लेते हैं योर EIGST वेट इज़ और डॉलर क्वेरी, और इसमें वेट दे देते हैं, और साथ में एंड हाइट इज़, और यहाँ पे फिर एक डॉलर क्वेरी जिसमें हम हाइट दे देंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एंड योर BMI इज़, और डॉलर क्वेरी में हम फिर एक BMI पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमें स्मॉल BMI ये पास करना है BMI, और जैसे हम इसे पास करते हैं तो यहाँ पे हमें एक काम कर सकते हैं, इसे हम किसी वेरिएबल में नहीं भी किया तो भी चलेगा। अब जैसे हम इसे कैप्चरिंग करते हैं, तो कैप्चरिंग करने के लिए हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं डायरेक्टली इसे कंसोल लॉग करते हैं। कंसोल लॉग जाते हैं, कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग में जाएंगे, और यहाँ पे हम BMI और वेरिएबल फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन कॉल करेंगे उसमें वेट देंगे हम इस बार 80 किलोग्राम आपका वेट, और 1.5 मीटर आपकी हाइट। तो इसका क्या आंसर आता है हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ जाते हैं, हमें आउटपुट देखने को मिलता है योर वेट इज़ 80 एंड हाइट इज़ 1.5 एंड योर BMI इज़ 35.555। ओके, तो यहाँ पे हमें जो एक सिंटैक्स था आपका एरो फंक्शन का, किस तरह से काम करता है, किस तरह से एरो फंक्शन डिफाइन किया जाता है, ये हमने देखा। अब फंक्शन डिक्लेरेशन के हमने फंक्शन बनाने के 3 तरीके देखे। सबसे पहला हमने देखा फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन बाय डिक्लेरेशन। दूसरा देखा हमने फंक्शन बाय एक्सप्रेशन, और तीसरा देखा हमने एरो फंक्शन। एरो फंक्शन जो आपका 2015 में ECMA 6 के साथ लॉन्च हुआ था, जो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का जो पहला हमने देखा था, इसमें खासियत ये थी कि हम इसको कॉल कर सकते थे इवन विदाउट डिक्लेयरिंग इट, उसके डिक्लेयर करने के पहले ही। और जो फंक्शन एक्सप्रेशन है आपका, ये एक वैल्यू रिटर्न करता था, तो ये एक तरह का आपका एक्सप्रेशन हो गया था। और जो आपका फंक्शन बाय एरो फंक्शन है, इसमें एक खासियत यह है कि इसमें दिस कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। सो दिस कीवर्ड is not available in arrow function। arrow function में आपका arrow function में आपका जो है this कीवर्ड अवेलेबल नहीं है। तो ये दिस कीवर्ड क्या होता है, तो दिस कीवर्ड आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन को दर्शाता है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जीक्यूशन को दर्शाता है। यहाँ पे ये दिस कीवर्ड इसमें है नहीं अवेलेबल, जो आपका एरो फंक्शन है। और ये दिस कीवर्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ हमने देख लिया एरो फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब हमने एरो फंक्शन तो देख लिया, अब हमें देखना है कॉलिंग वन फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन। अब हम किसी फंक्शन के अंदर से किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं क्या?
ये हम देख लेते हैं। और कैसे करना है इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए होंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन हम हमारा पुराना वाले ही लेंगे जिसमें हम हमारा फ्रूट प्रोसेसर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन फ्रूट प्रोसेसर। और इस फ्रूट प्रोसेसर में आप पास करेंगे नंबर ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल। और आप इस बार इसमें ऑरेंज पास करेंगे। और साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, इसमें इसका नॉर्मल फंक्शन लेते हैं इस बार। और यहाँ पे हम कॉन्स्ट जूस ले लेते हैं। और जूस में इस बार हम एक काम करते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स ले लेते हैं। और जूस विथ, यहाँ पे आप एप्पल के नंबर को ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एप्पल नंबर और ऑरेंज नंबर। तो जूस विथ डॉलर क्वेरी में आपकी एप्पल नंबर, दिस मच नंबर ऑफ एप्पल एंड दिस मच नंबर ऑफ ऑरेंज इज रेडी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया एक फंक्शन। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं कुछ। तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जूस। अब जैसे हम जूस को रिटर्न करेंगे और इस फंक्शन को चलाएंगे इस बार, तो फंक्शन इन्वोक कर लेते हैं कंसोल लॉग। और कंसोल लॉग में हम फ्रूट प्रोसेसर ले लेते हैं और उसमें हम 3 एप्पल और 4 ऑरेंज का जूस लेते हैं। और क्या हमें मिलता है देखते हैं। तो जूस विथ 3 and 4 इज़ रेडी। अब यहाँ पे इसे थोड़ा ब्यूटिफिकेशन दें, जूस विथ 3 एप्पल एंड नंबर ऑफ ऑरेंज इज़ रेडी। अब इसे फिर से एक बार लॉक करते हैं। तो जूस विथ 3 एप्पल एंड 4 ऑरेंज इज़ रेडी। अब ये तो हो गया आपका एक फंक्शन। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा फ्रूट प्रोसेसर जो है वो बड़े एप्पल और ऑरेंज नहीं लेता, उसे टुकड़ों में चाहिए। हर एप्पल और ऑरेंज के उसे 4-4 टुकड़े चाहिए, या फिर 4 या 5 टुकड़े, छोटे टुकड़ों में ही वो इनपुट लेगा, बड़े इनपुट नहीं लेगा, पूरा एप्पल नहीं लेगा, उसे 4 टुकड़ों में चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एप्पल के टुकड़े कर सकते हैं। एप्पल के टुकड़े कैसे कर सकते हैं, तो सीधा हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एप्पल चंक। तो एप्पल पीस ले सकते हैं, एप्पल पीसेस। और इसमें हम असाइन कर देते हैं एप्पल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। और सेम तरह से हम ऑरेंज पीसेस के लिए ले सकते हैं। और यहाँ पे एप्पल की जगह आपका ऑरेंज पीस। और जैसे ही आपका यहाँ पे आपके एप्पल पीस, ऑरेंज पीस आएंगे, ये इसमें स्टोर हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय 4। और यहाँ पे हमें लॉक करना होगा एप्पल पीसेस और यहाँ पे ऑरेंज पीसेस। जैसे हम इसे कंसोल करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा योर जूस विथ 12 एप्पल एंड 12 ऑरेंज इज़ रेडी। अब ये कैसे, तो 12 कैसे आए हमें देखते हैं। आपने नंबर को मल्टीप्लाइड किया और 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 आना चाहिए था एज सच। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़। ओके, एप्पल नंबर नहीं, ऑरेंज नंबर करते हैं। और जैसे हम देखते हैं तो जूस विथ 12 एप्पल पीसेस एंड 16 ऑरेंज इज़ रेडी। अब ऑरेंज नहीं है, एप्पल पीस एंड पीसेस एंड ऑरेंज पीसेस इज़ रेडी। अब यहाँ पे थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है कि जूस विथ, हमने एप्पल दिए थे 12, 3 दिए थे और 4 दिए थे ऑरेंज। तो आपका जूस विथ 12 एप्पल पीसेस एंड 16 ऑरेंज पीसेस इज़ रेडी। अब
इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं चाहूँ कि नहीं अब 4 पीसेस नहीं चाहिए, हमें 5 पीसेस चाहिए, 5 पीसेस इसके साथ करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाके 5 पीसेस करने पड़ेंगे, यहाँ जाके 5 पीसेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम एक तरह से कोड को रिपीट कर रहे हैं, और हमने देखा था हमें कोड को रिपीट नहीं करना है, हमने ड्राई प्रिंसिपल देखा था, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अब इस केस में हम रिपीट कर रहे हैं, तो इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हम एक तरह से अलग से मशीन लगा सकते हैं, एक अलग फंक्शन लगा सकते हैं जिसमें आपके एप्पल और ऑरेंज के टुकड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया फंक्शन ले लेते हैं और इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं fun फंक्शन, और इसका नाम लिख लेते हैं फ्रूट कटर। और फ्रूट कटर को हम दे देते हैं कुछ इस तरह से, कुछ फ्रूट्स। तो एक फ्रूट देंगे उसे, और जैसे ही उसको फ्रूट देंगे वो क्या करेगा, फ्रूट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फ्रूट के 4 टुकड़े, 5 टुकड़े इस बार, फ्रूट और उसके 5 टुकड़े करेगा। और जैसे ही ये रिटर्न करेगा हम इसके इन्वोक कर लेंगे। जैसे ही हम फ्रूट पास करेंगे तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एप्पल पीसेस ओके अंदर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्पल पीसेस हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट ना करते हुए हम इस फंक्शन को, फ्रूट कटर को यहाँ पे इन्वोक कर सकते हैं। और फ्रूट कटर क्या लेता है, फ्रूट लेता है। फ्रूट क्या लेता है, एप्पल नंबर। तो यहाँ पे ये लेगा एप्पल नंबर, और सिमिलरली यहाँ पे फिर एक बार हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे फ्रूट कटर, और इसमें हम देंगे ऑरेंज नंबर। और जिस तरह से हमारे आएंगे ये इसको रन करेगा और इसे फ्रूट को कट करेगा 4 पीसेस में, 5 पीसेस में, और उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सबमिट करेगा, और ये यहाँ पे सबमिट करेगा। और जैसे हम इसे रन करते हैं, देखिए आपका आता है जूस विथ 15 एप्पल पीसेस एंड 20 ऑरेंज पीसेस इज़ रेडी। तो हमारा फंक्शन जो है, हियर वी आर कॉलिंग फंक्शन इनसाइड फंक्शन, फंक्शन कॉलिंग इनसाइड अनदर फंक्शन। यहाँ पे हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के भीतर कॉल किया है। तो हमने ये देखा कि हम किस तरह से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के भीतर कॉल कर सकते हैं। और हमने एक और तरीका देखा था कि हम फ्रूट पीसेस को यहीं पे कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें रिपीटेशन हो रही थी कोड की, और कोड हमें रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से हमने कोड रिपीटेशन अवॉइड कर लिया फंक्शन की मदद से, और फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। तो यहाँ पे हमने सीखा किस तरह से एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया जा सकता है। अब तक जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने 3 तरह के फंक्शन बनाए। फंक्शन जो था, सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, जिसमें हमने जो एक नॉर्मल फंक्शन था, इसमें हमने फंक्शन कीवर्ड को, फंक्शन ये जो है हमारा फंक्शन बाय डिक्लेरेशन देखा। फंक्शन बाय डिक्लेरेशन में हमने देखा कि हम फंक्शन कीवर्ड लेते हैं, फंक्शन के बाद उसका नाम लेते हैं, और उसके बाद उसी को रिटर्न करते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि हम उसे रिटर्न पहले भी कर सकते हैं, उसे जो इन्वोक है उसके डिक्लेरेशन के पहले भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फंक्शन एक्सप्रेशन भी देखा। फंक्शन एक्सप्रेशन में आपको फंक्शन जो है एक एक्सप्रेशन रिटर्न करता है, एक्सप्रेशन जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और इस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और उस वेरिएबल को ही हम फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि हमने इस कैलकुलेट टाइम को यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया है, उसके सामने पैरेंथेसिस पास करके जो हमारी वैल्यू है, इनपुट पैरामीटर आर्गुमेंट्स यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी बात फंक्शन एक्सप्रेशन की। और यहाँ पे हमने वन मोर पेकुलर थिंग देखी कि हम इसे पहले कॉल नहीं कर सकते इसके डिक्लेरेशन के पहले। जैसे मैं इसको यहाँ पे इस लाइन पे शिफ्ट कर दूँ तो पॉसिबल नहीं होगा ये कॉल करना, क्योंकि इस फंक्शन में ये अवेलेबिलिटी नहीं है जब हम इसे एज ए फंक्शन एक्सप्रेशन पास करते हैं। अब तीसरा फंक्शन जो हमने देखा वो था एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में हमने देखा ECMA 6 और ECMA 6 या ECMA 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। एरो फंक्शन का जो आपका एडवांटेज है कि ये आपके फंक्शन को शॉर्ट बना देता है। शॉर्ट इसलिए बना देता है क्योंकि इसमें आपको रिटर्न कीवर्ड पास करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको कर्ली ब्रेसेस पास करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको
राउंड ब्रेसेस पास करने की ज़रूरत होती है पैरामीटर पास करने के लिए, यदि आपका पैरामीटर सिर्फ एक है। यदि आपके 2 पैरामीटर है तो आपको राउंड ब्रेसेस पास करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपकी वैल्यू अगर 1 रिटर्न हो रही है तो आप उस केस में आप कर्ली ब्रेसेस और रिटर्न कीवर्ड अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कर्ली ब्रेसेस और राउंड रिटर्न कीवर्ड इलिमिनेट कर दिया। इवन हम वेरी मच शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हैं, जैसे हमारा एक ही अगर इनपुट है तो हम उस इनपुट को राउंड ब्रेसेस के इलिमिनेशन करने के साथ ही उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पे हमने देखा कि सिंगल लाइन में आपका फंक्शन हो गया है। इस तरह से आपके 3 तरह के फंक्शन हमने देखे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम फंक्शन को फंक्शन में ही कैसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल फंक्शन लिया और उसमें दूसरा फंक्शन जो हमारा फ्रूट कटर फंक्शन है उसे इन्वोक किया, उसकी वैल्यू रिटर्न करी और उस वैल्यू को हमने डायनामिकली उपयोग किया हमारे दूसरे फंक्शन में। तो ये हो गया हमारी अब तक की फंक्शन की बातें।